हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एथिक्स की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ को हम अगले वीडियो में अगले आने वाले 2-4 वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और आपको जितने भी सारी एथिक्स की टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे प्रॉपर्टी हुआ, एम्पैथी हुआ, सिंपैथी हुआ, इंटीग्रिटी हुआ, ऑनेस्टी हुआ, टॉलरेंस हुआ, इन सब को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से और अच्छे से करेंगे। और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, किस तरीके से इसके डायग्राम्स बनते हैं पॉसिबल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो एथिक्स के पेपर 4 यूपीएससी का होता है और यूपीपीसीएस का होता है और यूकेपीसीएस और कई सारे अदर स्टेट में भी एथिक्स का पेपर को इंक्लूड कर दिया गया है। तो वहाँ पर भी जितने में भी ये एथिक्स का पेपर, जहाँ भी एथिक्स का पेपर आता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके एथिक्स 4 के पेपर में तो आएंगी ही, इसके साथ साथ जो एसए का पेपर है वहाँ पर भी आप इन टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हो। पहली जो टर्मिनोलॉजी हम आज डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट दैट हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स इन टर्म ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट टुवार्ड देयर एक्शन एंड वर्क। यानी कि किसी अपने काम के प्रति या अपने वर्क के प्रति ऑनेस्टी दिखाना किसी पब्लिक सर्वेंट की ये क्वालिटी आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, ये ध्यान रख लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनेस्टी क्या होती है। ऑनेस्टी जो होती है कि ये ट्रूथफुलनेस एंड ओपन। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके प्रति आप ईमानदार हैं और कोई भी एक्शन कर रहे हैं वो सबके सामने खुला हुआ है, तो उसको ऑनेस्टी कहते हैं। उसमें कोई छुपाव नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है पूरी उसके अंदर। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम बनता है वो बहुत ही अच्छा डायग्राम है। वो इंटीग्रिटी प्लस के अपराइटनेस प्लस के ऑनेस्टी, और यहाँ पर हम देखेंगे ये आ रहा है प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से बहुत शानदार डायग्राम है। इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ऑनेस्टी एंड प्रॉपर्टी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से ये रिएक्शन टाइप में काफ़ी अच्छा लगेगा, जो आपको एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है। तो आप ये देख सकते हो। इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रॉपर्टी का जो एग्जाम्पल क्या होता है, ये आपको पता है कि कनाडा के ये जो प्रधानमंत्री हैं उसने एक इंसिडेंट हुआ था कामागाटा मेरू का। तो उस समय इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। ये घटना हुई थी 1913 में, कि जब एक कामागाटू एक नाम था उसका शिप का, वो कनाडा गया था 1913 में। तो कनाडा के लोगों ने उसको, कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पर एंट्री नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा था और बहुत सारे जो सिख हमारे भाई बहन थे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी थी। ये हिस्ट्री का सेक्शन है और ये हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये देख लेना आप। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बोला है कि इट इज़ ए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी। इट हेल्प टू रिड्यूस करप्शन इन पब्लिक डोमेन। आप और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये करप्शन को रिड्यूस करता है, साथ साथ में जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो आपका करप्शन है वो घटता तो है ही, साथ साथ में जो गरीबी है वो भी रिड्यूस होती है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी परिवार को 100 रुपये देते हो, अगर करप्शन होगा तो परिवार के पास 10 ही रुपये जाके पहुँचेगा, या हो सकता है 1 भी रुपये नहीं पहुँचे, या हो सकता है 50 रुपये पहुँचे। अगर वो ईमानदारी है तो ये 100 रुपये डायरेक्ट गरीब आदमी के पास पहुँचेगा, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इम्प्रूव होगी। अगर परचेजिंग पावर इम्प्रूव होगी तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो गरीबी है वो दूर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि वो गरीब आदमी 100 रुपये को स्किल हासिल करने के लिए लेगा, एजुकेशन के लिए लेगा, खाने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो बहुत अलग अलग चीज़ों में वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गरीबी को भी दूर करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर
उसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, व्हाट आर द डिफ़िकल्टी इन प्रैक्टिसिंग इट इन प्रेजेंट टाइम, हाउ कैन दिस डिफ़िकल्टी बी ओवरकम। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की वो डेफिनेशन पूछ रहा है, पहली इसमें डेफिनेशन पूछ रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी को इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ हो गया। तीसरा इसमें पार्ट आया है कि हाउ कैन दीज डिफ़िकल्टी ओवरकम, किस तरीके से हम जो वो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो हम आप जो हमने डेफिनेशंस लिख दी उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशंस लिखी है तो इस डेफिनेशंस को यहाँ कम्प्लीटली कर देंगे सेम टू सेम, और यहाँ पर एक डायग्राम भी इसको बना देंगे ताकि एग्जामिनर पर हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। आप इनको भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। तो हम ये देखेंगे अब कि किस तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा हुआ इट इज़ ए वन ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ पब्लिक सिविल सर्वेंट। ये भी बिल्कुल बात सही है। इसको सिंपल से कहते हैं ना कि अपने आंसर को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल क्रिस्प लिखना है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखिए और थोड़ा सा डायग्राम बनाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके वहाँ पर। तो अगला हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें आगे क्या हुआ है, क्या कह रहा है कि जो डिफ़िकल्टी हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पुअर वर्क कल्चर है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में आपस में कोलिजन है, ये बहुत डिफ़िकल्टी है यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे नो फियर एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको किसी को डर नहीं है, अपना कोई भी करप्शन कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से चलती है, अपनी मर्ज़ी से ये लोग उसमें डॉक्यूमेंट में कमियां निकालते हैं और अपनी ही मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट को सही मान लेते हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी किसी प्रकार की नहीं है। तो अगला हम देखेंगे कि लैक ऑफ ट्रस्टेड लीडरशिप, ये लोगों के जो पब्लिक सर्वेंट है और लोगों के भी जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा कम है। उनको पता है कि काम करने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा, ईमानदारी नहीं है। तो इसी तरीके से इंक्रीज लस्ट ऑफ मनी एंड मटेरियलिज्म, आपको पता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके अंदर मनी के लिए, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालच है, और मटेरियलिज्म मतलब उनकी इच्छाएं बहुत हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो उनकी, इनकी बहुत इच्छाएं होती, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक लाइफ में इस्तेमाल करने में ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हो डिस्क्रिशन, यहाँ पे ये लिख सकते हो डिस्क्रिशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगला लिख सकते हो कि रेड टेपिज्म एंड करप्शन बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि आप कोई काम करवाने जाओ तो पहले लेखपाल काम करेगा, फिर उसके बाद कानून को काम करेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं तहसीलदार काम करेगा, फिर एसडीएम काम करेगा, फिर डीएम, यानी एक ही काम के लिए कितनी सारी लेयर है। और यहाँ पर आप कुछ दिन फाइल यहाँ रहेगी, कुछ दिन यहाँ रहेगी, कुछ दिन यहाँ रहेगी, कुछ दिन यहाँ रहेगी, बहुत सारा रेड टेपिज्म है इसके अंदर। तो इसी को हम रेड टेपिज्म कहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हों और वहाँ पर जो काम करने का जो तरीका है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ हम अगला देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम कर सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन देकर, अगर हम पब्लिक सर्वेंट को वैल्यू एजुकेशन दें तो उस तरीके से उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी। और अगला हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी कि हमें उनके अंदर इस समय जैसे 21वीं सदी चल रही है तो 21वीं सदी के हिसाब से हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उनकी लीडरशिप को उनको स्किल देनी पड़ेंगी। जैसे ई गवर्नेंस का जो स्कोप है उसको हम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे देश में इस समय बहुत सारे जो पब्लिक सर्वेंट का के हिसाब से काम करते हैं, हैसियत से काम करते हैं, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं,
तो हमको उनको ये स्किल देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कई सारे और भी हैं, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वीकनेस है, तो वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। या इंग्लिश की नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में हमें उनको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। तो अब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक एम्पावरमेंट, अगर आपकी जो पॉलिसीज है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी और पब्लिक को एम्पावरमेंट करें, जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि द स्ट्रेंथन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन अब अच्छे से हो जाएगा। जैसे मनरेगा का ने गरीबी को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो प्रधान है, गांव का जो सरपंच है, वही फैसले करता है, वही उनको काम देता है और वहीं से उसी के थ्रू पैसे आते हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो अगर हम पॉलिसीज का डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, ये तो हम सबको पता है कि अगर हम गुड गवर्नेंस के आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे तो निश्चित रूप से एफिशिएंसी आएगी, ऑनेस्टी आएगी पब्लिक ऑफिस में। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड साउंड वर्क कल्चर, ये भी एक टर्म है, आप देख सकते हो इसको। हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस एंड डेडिकेशन, तो अगर आपके किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर टॉलरेंस है और डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, तो आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि बिल्डिंग्स ही नहीं है। आपने जैसे देखा होगा कि कई बार न्यूज़ वगैरह में खबरें आती हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फेल होने का कारण सबसे बड़ा क्या है। हालांकि ये कम्प्लीटली फेल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक फेल है, क्योंकि जो गांव के अंदर पंचायत घर ही नहीं है, अभी तक नहीं है। जबकि 1993 में ये एक्ट पास हुआ था और कई सारे राज्यों ने 1994 या 1995 में ही इसको 95 में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी जगह पर पंचायती घर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पंचायती घर ही नहीं है तो कैसे लोग कहाँ पर एक दूसरे की मदद करेंगे, कहाँ पर ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके साथ साथ एक और भी पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हो, ये बाद में मुझे याद आया था, मैंने बाद में लिखा था इसको, कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एंड सिटीजन्स चार्टर। यानी कि अगर आप RTI को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे और सिटीजन चार्टर को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रॉपर्टी को अचीव करने में। कैसे करेगा? अगर आप RTI को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी पब्लिक सर्वेंट में। उनको पता होगा कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो लोग RTI करके अब डॉक्यूमेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जिसकी वजह से पब्लिक ऑफिस की बेइज्जती होगी अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम करप्शन करेंगे तो हमारे पास चार्जेज लग जाएंगे RTI के थ्रू, जब हमारे पास से इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इसी तरीके से सिटीजन चार्टर है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बता देना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंपैथी के बारे में, क्योंकि सिंपैथी एक बहुत अच्छी टर्म है। सिंपैथी का मतलब होता है कि एक्नॉलेजिंग अनदर पर्सन्स इमोशंस, इमोशनल हार्डशिप एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड एश्योरेंस। यानी कि आप किसी पर्सन की इमोशनल जो दूसरा पर्सन है उसको हार्डशिप को समझना और उसको एश्योरेंस देना। तो इस सिंपैथी के बारे में आता है सिंपली। अब इसमें बहुत ही कम अंतर है, सिंपैथी हुआ, एम्पैथी हुआ। अब एम्पैथी में क्या होता है कि रेफर टू द अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर फीलिंग। तो ये बहुत ही वो है कि दूसरे शब्दों में हम एम्पैथी को इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इट इज़ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टांस ऑफ पेन ऑफ अदर पीपल। इस तरीके से हम एम्पैथी को डिस्कस कर सकते हैं। तो एम्पैथी को हम सिंपली लाइन में हम डिस्कस करना चाहें, थॉट, ये इसका हम डायग्राम बना रहे, थॉट प्लस में फीलिंग।
यानी कि आपके दिमाग में किसी के प्रति दया की भावना आए और वो सोचे उसके बारे में, बट एक्शन नहीं ले, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कंपैशन इसका अदर एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा हुआ है। कंपैशन के अंदर क्या होता है कि आपको अंदर पहले तो थॉट, ये हम सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि एम्पैथी, जो कंपैशन होता है, एम्पैथी प्लस के एलिवेट सफरिंग, यस, हम ये कह सकते हैं कि एम्पैथी एलिवेट, एम्पैथी प्लस के एलिवेट द पेन या एलिवेट द सफरिंग, एलिवेट द किसी की डिफ़िकल्टी की सिचुएशन है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मान लो कोई कहीं चाइल्ड लेबर है, तो अगर आप उसके बारे में सिर्फ फील करें कि यार वो किस तरीके का बंदा है, बहुत उसको पढ़ना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्पैथी आएगी अगर आप उसके बारे में सिर्फ सोचते ही हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर यार वो उस बंदे को मैं अच्छे से एजुकेशन दूँ और ताकि वो अपने भविष्य को अच्छे से बना सके, तो वहाँ पर अगर आप उसमें एक्शन लोगे तो वो कंपैशन के अंदर आ जाएगा। सिंपल मतलब ये है इसका कंपैशन का। तो यहाँ हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। बहुत माइनर डिफरेंस, देयर इज ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग थ्री। सिंपैथी focuses on awareness, empathy focuses on experience and compassion focuses on action। आप जैसे कि कहीं भी ये सिंपल चीज़ आ जाए ना तो इन सब चीज़ों को लिख देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने कोशिश किया है टर्मिनोलॉजी को जानने की। अगली इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जब भी हम बनाएंगे तो अगली कुछ टर्में जैसे इमोशनल इंटेलिजेंसी है, इंटीग्रिटी है, प्रॉपर्टी, उन सबको हम जो बचेंगी उनको डिस्कस करेंगे, या तो हम अगले सारे क्या कहते हैं अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या कुछ बच जाएंगी तो हम एक और अदर वीडियो बना देंगे, लेकिन अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। धन्यवाद गाइस।